जी, आज दोबारा से हम एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके पर्पस की बात करते हैं। तो इसका पर्पस ये है कि जो सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा है और जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको रोका जाए, और साथ जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं उनको प्रिवेंट किया जाए और उसका स्पीडी ट्रायल मुमकिन हो सके, इसलिए ये लॉ बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 4 सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशंस के अलावा डेफिनेशंस अलग से नहीं पूछी जाएंगी, सेक्शन 4 से इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि ये लॉफुल है कि अगर टेररिज्म एक्टिविटीज़ को आपने रोकना है तो उस पर्पस के लिए आर्मी फोर्सेस, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उसमें आर्म फोर्सेस या जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं उनको भी बुलाया जा सकता है, ताकि ये टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जा सके, या जो इस एक्ट के तहत पनिशेबल है ना, उनको रोकने के लिए आप फौजी दस्तों की मदद हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इस हवाले से उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है और उनकी अपॉइंटमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके अपॉइंटमेंट की जाएगी। ठीक है, ये सेक्शन 4 में बताया गया है। उसके बाद सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि जब आर्म फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस इस्तेमाल की जाएंगी टेररिज्म एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, तो सबसे पहले सफिशेंट वार्निंग देने के बाद ये लॉफुल होगा उनके लिए, जो आर्म फोर्सेस हैं, कि वो फायरिंग कर सकें या फायरिंग का हुक्म दे सकें या विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकें, या फिर जिस प्रेमिसेस में वो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उसको उसकी पोजेशन लेने के लिए और बंदों को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर तलाशी ले सकती है, छानबीन ले सकती है, कर सकती है। ठीक है, तो ये सेक्शन 5 में आर्म फोर्सेस की पावर्स का जिक्र किया है, जिसमें फायरिंग का जिक्र आ गया है, अरेस्ट विदाउट वारंट का जिक्र आ गया है, और एंटर्स इनटू द प्रेमिसेस और सर्च के हवाले से हुक्म हो गया है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 6। सेक्शन 6 डिटेल में आपको ये बताता है कि कौन से एक्ट्स हैं जो कि एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ में आते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि अगर आप इंटीमिडेट करते हैं, खौफ दिलाते हैं, उकसाते हैं पब्लिक को या गवर्नमेंट को, या फिर ऐसा मतलब कि सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं जिससे इनसिक्योरिटी होती है या फियर क्रिएट होता है सोसाइटी में, या फिर आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो जिसके तहत थ्रेट होके थ्रेट किया जा रहा है, जो कि रिलीजियस, सेक्टेरियन या एथनिक बेसिस पे आप किसी को थ्रेट करना चाह रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जब सेक्शन 6 में एक्ट की बात आती है या टेररिज्म एक्टिविटीज़ की बात आती है, तो उसमें आप वो तमाम एक्ट शामिल कर सकते हैं जो कि मैं अभी आपको डिटेल्स बताने लगी हूँ। जैसे कि आप उस एक्ट के ज़रिए डेथ कॉज करना चाह रहे हैं, ग्रीवियस वायलेंस पहुँचाना चाह रहे हैं, ग्रीवियस वायलेंस क्रिएट करना चाह रही हैं, ग्रीवियस इंजरी कॉज करना चाह रहे हैं बॉडी को, या प्रॉपर्टी को डैमेज करना चाह रहे हैं, किडनैपिंग के लिए रैंसम का तकाजा आप कर रहे हैं, हॉस्टेज में रखा हुआ है आपने, हाईजैकिंग का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, या फिर रिलीजियस एथनिक बेसिस पे आप इंसाइट कर रहे हैं, हेटर्ड क्रिएट कर रहे हैं ताकि वायलेंस क्रिएट हो। ठीक है, और साथ ये है कि आप खतराव कर रहे हैं और हर किस्म की मिसचीफ कर रहे हैं जिससे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो रिलीजियस प्लेसेस हैं या जो इजलास वगैरह निकलते हैं उन पे आपने फायरिंग शुरू कर दी है, या जिसकी वजह से रिस्क इन्वॉल्व है पब्लिक की सेफ्टी के हवाले से, या जनरल पब्लिक को आप फियर क्रिएट कर रहे हैं उनमें कि वो अपनी जो डेली रूटीन की ट्रांजेक्शन्स हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, उसको रन अप ना करें, या फिर आप व्हीकल्स को बर्न कर रहे हैं, मनी को एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसके तहत जो ममनू सारे जो तंजीमें हैं उनके बेनिफिट पहुंच सकता है। ठीक है, इसके अलावा जब आप सीरियस थ्रेट कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट को ताकि वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज ना करें, या सीरियस वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं आर्म फोर्सेस के हवाले से या पब्लिक सर्वेंट के हवाले से, तो ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि टेररिज्म में आती हैं। ठीक है, अब सेक्शन 6 को हम सेक्शन 7 के साथ मिला के पढ़ते हैं, जो कि इस दफ़ा क्वेश्चन भी आया। सेक्शन 7 में ये बताया गया कि सेक्शन 6 के तहत जो आप टेररिज्म एक्टिविटीज़ करेंगे उसकी सेपरेट पनिशमेंट्स बता दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले जब अगर आप किसी पर्सन की डेथ कॉज करते हैं तो उसमें आपको डेथ पेनल्टी की सज़ा या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ
फाइन के साथ आपको सजा मिल सकती है, ठीक है। या फिर ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से डेथ कॉज हो सकती है, इंसानी जान को खतरा है, तो उसमें आपको इम्प्रिजमेंट की सजा 14 साल तक दी जा सकती है, 5 साल से कम ना हो, ठीक है, और साथ फाइन की सजा सुनाई जाएगी। इसके अलावा अगर आप ग्रीवियस इंजरी पहुंचाते हैं किसी को, तो उसकी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ सजा है विद फाइन। अगर प्रॉपर्टी को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं तो आप इम्प्रिजमेंट की सजा उसको इम्प्रिजमेंट की सजा दी जाएगी, जो कि 10 साल से कम ना हो लेकिन 14 साल से ज़्यादा ना हो, और विद फाइन, ठीक है। उसके अलावा अगर किडनैपिंग हॉस्टेज में इन्वॉल्व है तो उसमें भी डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजमेंट फॉर डेथ पेनल्टी या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी लाइबल उसको किया जाएगा इसके तहत, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 7 में उसके अलावा ये बताया गया है कि अगर आप हाईजैकिंग कमिट करते हैं तो उसमें डेथ पेनल्टी की सज़ा या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी विद फाइन की सज़ा हो सकती है। या फिर अगर आप रिलीजियस प्लेसेस को फायरिंग कर रहे हैं या रिस्क इन्वॉल्व है पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, उसको आप फियर क्रिएट कर रहे हैं, व्हीकल्स को बर्न कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कमिट कर रहे हैं, सीरियस इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ, या पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए इम्प्रिजमेंट की सज़ा है, जो कि 1 साल से कम ना हो लेकिन 10 साल से ज़्यादा ना हो, विद फाइन, ठीक है। इसके अलावा एक हेटेड कंटेम्प्ट क्रिएट करते हैं रिलीजियस सेक्टेरियन एथनिक बेसिस पे, वायलेंस क्रिएट हो और इंटरनल डिस्टर्बेंस के आप कर रहे हैं या किसी किस्म का भी मिसचीफ कर रहे हैं, तो उसके लिए 3 साल उसमें ये है कि 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, लेकिन या अगर आप कम देना चाह रहे हैं तो 6 माह तक की सज़ा, ठीक है। ये सेक्शन 7 में पनिशमेंट्स बता दी हैं सेक्शन 6 से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा अब सेक्शन 8 पे आते हैं। सेक्शन 8 में ये बताया गया कि कोई आप ऐसे एक्ट को कमिट करते हैं जिसके तहत आप लसानी जो डिफरेंट फिरके हैं उनके दरमियान हेट्रेड की फीलिंग्स को उभारना चाह रहे हैं। अब या तो ये आप खुद करें, जो कि आप या तो थ्रेटन कर रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसल्टिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, या ऐसा आपका रवैया है, या आप ऐसी कोई पब्लिकेशन को डिस्प्ले कर रहे हैं, या रिटर्न अगर कोई मवाद है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसमें आपका मकसद थ्रेट करना है, अब्यूज़ करना है, इंसल्ट करना है। इसके अलावा आप वो जो आपके पास विजुअल इमेजेस हैं या जो साउंड है या जो रिकॉर्डेड मटेरियल है उसको आप दिखा रहे हैं या आपकी पोजेशन में इस तरह का मवाद मौजूद है, तो जो बंदा इस सेक्शन 8 के तहत लाइबल होगा कि जिसमें आप ये चाह रहे थे कि फियर क्रिएट करें, फियर क्रिएट करने के साथ साथ सेक्टेरियन हेट्रेड फैलाना चाह रहे हैं, तो उसकी सज़ा सेक्शन 9 के तहत है। तो सेक्शन 8 को सेक्शन 9 के साथ मिला के पढ़ा जाएगा, जिसमें रिगरस इम्प्रिजमेंट 7 साल तक है विद फाइन, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम सेक्शन 10 में आते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं, ये जो आर्म फोर्सेस हैं, उनके पास ये अख्तियार है कि अगर वो मुतमिन है कि यहाँ पर रीज़नेबल सस्पिशन इन्वॉल्व है कि इस जगह पर उसके पास पोजेशन है रिटर्न मवाद की जो कि सेक्शन 8 के अंदर इस्तेमाल हुआ है। कहना ये चाह रहे हैं कि जो कि सेक्टेरियन हेट्रेड फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया वो मवाद उसकी पोजेशन में मौजूद है, तो वहाँ जाने के लिए, तलाशी लेने के लिए अख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है पुलिस ऑफिसर, आर्म फोर्सेस या सिविल आर्म फोर्सेस, ठीक है, ताकि वहाँ जाकर तलाशी ली जाए, पोजेशन ली जाए और रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे और इसके ऑर्डर्स भी इसकी कॉपीज सर्व की जाएंगी जो डायरेक्शन इशू की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 10 के बाद 11 इम्पॉर्टेंट है, जिसमें यह बताया गया है कि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है जो कि किसी बंदे को अगर इन ऑफेंसेस के तहत कन्विक्ट करती है तो उसके जो भी मवाद है जो रिप्रोड्यूस किया गया है उसको फॉरफिट करने का हुक्म दे सकती है, ठीक है। इसमें मैंडेटरी है तो ये लाजमी होगा। उसके बाद सेक्शन 11A में ये बताया गया है कि जो तंजीमें टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं कि जैसे पार्टिसिपेशन कर रही हैं, कमीशन कर रही हैं, प्रेपरेशन कर रही हैं या उसको प्रमोट कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, या किसी की जज्बात की परवाह किए बगैर तमस्खर अंदाज में हेटर्ड की फीलिंग्स फैला रही हैं रिलीजियस सेक्टेरियन एथनिक के बेस पे ताकि डिसऑर्डर क्रिएट हो, ठीक है। तो ये
ऐसी तंजीमों को कहा जाएगा कि ये टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ये बात 11A में कही गई है। उसके बाद 11B में ये कहा गया है, प्रेस्क्रिप्शन या प्रोस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं, कि जब किसी तंजीम को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये दहशतगर्दी के इक़दामात में मुलव्विस है, तो उसको फर्स्ट स्केड्यूल में डाल दिया जाता है। ठीक है, या फिर अगर ऐसे है कि वो इस तंजीम के तहत काम कर रही हैं, तो उनके नाम भी फर्स्ट स्केड्यूल में डाल दिए जाते हैं। ये बात 11B में की गई है। उसके बाद ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उस लिस्ट में नहीं डालना चाहिए था, तो रिव्यू की एप्लीकेशन भी दी जा सकती है एग्रीव्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट को आप 30 दिन के अंदर रिव्यू की एप्लीकेशन देंगे और इस मामले को 90 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा एप्लीकांट को सुनने के बाद। ठीक है, लेकिन अगर रिव्यू की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो फिर हाई कोर्ट को अपील भी की जा सकती है, जो कि 30 दिन के अंदर की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट ऐसी रिव्यू एप्लीकेशन को सुनने के लिए एक कमेटी बनाएगा जिसे कहा जाएगा प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू कमेटी, ताकि वो इस तरह की एप्लीकेशंस को सुन सकें। ठीक हो गया। उसके बाद 11D पे आते हैं। 11D में ऑब्जर्वेशन ऑर्डर के हवाले से बात की गई है कि जब फेडरल गवर्नमेंट को ये यकीन हो जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वेंस में रखा जाएगा और उन्हें सेकेंड स्केड्यूल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्डर की वजह से एग्रीव्ड है, तो फिर वो क्या क्या कहते हैं, अग्रीव्ड है, तो फिर रिव्यू पिटीशन दायर करेगी फेडरल गवर्नमेंट के पास, जिसे 60 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है वो 6 माह का है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन से इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। उसके बाद हम सेक्शन 11E पे आते हैं। सेक्शन 11E में ये बताया गया है कि कौन से इक़दामात लिए जा सकते हैं ऐसी प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ जिनको ममनू करार दे दिया है। उनके ऑफिस को सील कर दिया जाएगा, अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया जाएगा, तमाम जो उनके पोजेशन में जो चीज़ें हैं जैसे पोस्टर्स हैं, लिटरेचर यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंटेड, डिजिटल, जो भी मटीरियल उसको सीज़ कर लिया जाएगा। हर किस्म की पब्लिकेशन को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा और उन्हें ये कहा जाएगा कि वो अपने अकाउंट्स की डिटेल्स, कहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, एक्सपेंडिचर्स कहाँ पर हुए हैं, तो ये जो तमाम चीज़ें डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के सामने अकाउंट्स की सबमिशन की जाएगी। उसके बाद सेक्शन 11F पे आते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जब कोई मेंबर प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप अख्तियार करता है, उसको सपोर्ट करता है या मीटिंग्स के हवाले से मैनेजमेंट का काम करता है, जिसमें ये बताया गया कि अगर वो इस ऑफेंस में इन्वॉल्व है इस सेक्शन के तहत, या अगर पहले दो कैटेगरीज हैं इसमें, एक तो ये है कि जब वो प्रोफेस कर रहा है, फैला रहा है उसके काम को, तंजीम को, तो उसे 6 माह विद फाइन एज अ मेंबर पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन अगर फर्दर वो इनवाइट कर रहा है, सपोर्ट, इमदाद फराहम कर रहा है, ये इस किस्म की मीटिंग्स में एड्रेस कर रहा है या अरेंज कर रहा है मैनेजमेंट, तो उसकी सज़ा है 5 साल तक, जो कि 1 साल से कम ना हो, विद फाइन। उसके बाद 11G पे आते हैं, जो कि यूनिफॉर्म, जैसे कि ये कोई बैनर वगैरह अपने यूनिफॉर्म के साथ कुछ लगा लेते हैं, बैजेस वगैरह, तो उसकी सज़ा है 3 मंथ्स विद फाइन। 11H में फंड रेजिंग का जिक्र किया गया, जिसमें यह कहा गया कि आप इनवाइट करते हैं या रिसीव करते हैं पैसे या प्रॉपर्टी जो कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होनी है, तो 11H फंड रेजिंग के हवाले से है। उसके अलावा 11I में उस प्रॉपर्टी जो कि टेररिज्म में इस्तेमाल होनी है उसकी पोजेशन और इस्तेमाल का जिक्र है, और 11J में फंडिंग अरेंजमेंट्स का जिक्र है कि इनको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाएगा। सज़ा आगे मेंशन की गई है। अच्छा, आगे है 11K, मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब जो फैसिलिटेट करता है कि ये जो टेररिस्ट प्रॉपर्टी है इसको रिस्टोर करना है, इसको इस्तेमाल करना है, और किन तरीक़ों से कि उसको कंसील किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह रिमूव किया जाएगा, और जो नॉमिनेटेड है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगा। अब ये जो जितने भी सर्कमस्टांसेस पड़े हैं जो कि 11H से 11K तक हैं, जिनमें मैंने इम्पोर्टेंट ये बता दिए हैं, 11G, HIJ, तो G से लेके K तक ये जो इम्पोर्टेंट मैंने बताए हैं, उसमें सज़ा है 5 साल तक
6 माह से कम नहीं होनी चाहिए, 5 साल तक इसकी मैक्सिमम लिमिट है विद फाइन। ठीक है। उसके बाद 11O में ये बताया गया कि जब प्रॉपर्टी को सीज करना है तो ऑथराइज ऑफिसर उसको सीज कर सकता है, जो कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ के वाले से इस्तेमाल हो सकती है, और ये कि 48 आवर्स से पहले उसको रिलीज़ करने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हम 11B पे आते हैं, जो कि 11O के रेफरेंस से पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि जब 11O के तहत आप उस प्रॉपर्टी को सीज करना चाह रहे हैं, डिटेन करना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, अदालत को एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और उस ऑर्डर में अदालत ये स्पेसिफाई कर सकती है कि अगर फर्दर डिटेंशन देनी तो फर्दर डिटेंशन के हवाले से जस्टिफाइड ग्राउंड्स लिखेगी कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के पर्पज़ से फर्दर डिटेंशन रिक्वायर्ड है उसका जिक्र किया जाएगा, और जो कि ड्यूरेशन 3 माह तक का होना चाहिए। इसके अलावा जो कोई उस ऑर्डर से मुतासर हो सकता है या जिसकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है उसको नोटिफाई किया जाएगा, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो फर्दर डिटेंशन की वजह से उस प्रॉपर्टी के साथ ऐड अप किया जाएगा जो प्रॉपर्टी फॉरफीटेड है। ठीक है। उसके बाद 11Q में फॉरफीचर के बारे में बताया गया कि अदालत अपने ऑर्डर के ज़रिए जो प्रॉपर्टी टेररिज्म एक्ट्स में इन्वॉल्व हैं उसको फॉरफीट करने का हुक्म भी दे सकती है। ठीक है। उसके बाद 11S पे आ जाएं। 11S पे ये है कि आप उस ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ अपील में भी जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास 30 दिन के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो फॉरफीटेड कैश है 11T के तहत उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाया जाएगा जो कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड होगा या नोटिफाइड होगा, तो उधर डिपॉजिट करवा दिया जाएगा फॉरफीटेड कैश, और उससे विक्टिम्स जो विक्टिमाइज हुए हैं उन्हें कॉम्पनसेट करने के लिए भी वो फ़ंड इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद 11U में डी प्रोस्क्रिप्शन का जिक्र किया गया कि जिन्हें ममनू करार दे दिया गया उन्हें उसमें से लिस्ट से निकालने का फेडरल गवर्नमेंट हुक्म दे सकती है, जो कि फर्स्ट स्केड्यूल में फोर्थ स्केड्यूल में जिनके लिस्ट में ऐड अप किए गए थे, अगर रीजनेबल ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उनको डी प्रोस्क्राइब कर दिया जाएगा, और जो तमाम फॉरफिटेड सीज प्रॉपर्टी है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। उसके बाद 11B पे आते हैं कि जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के हवाले से डायरेक्शन दी जा रही है, चाहे पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान के बाहर। ठीक है। तो फिर उसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट उसको सजा दी जाएगी, और उसकी जो प्रॉपर्टी एसेट्स को फॉरफीट कर लिया जाएगा, कन्फिस्केट कर दिया जाएगा, अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा 11W इम्पॉर्टेंट है, जिसमें यह है कि आप कोई ऐसा मवाद फैलाते हैं, पब्लिश करते हैं, डिसमिनेट करते हैं ताकि आप हिंट दे सकें प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, या हेटेड की फीलिंग्स आप फैलाना चाह रहे हैं, तो उसमें इम्प्रिजमेंट 5 ईयर्स तक है विद फाइन। उसके बाद सेक्शन 12 पे आ जाए। सेक्शन 12 में एंटी टेररिज्म कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन की बात की गई है कि जितना एरिया स्पेसिफाई होगा वहाँ पर एंटी टेररिज्म कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करेगी। इस हवाले से अगर दूसरे इलाके में भी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है फेयर ट्रायल के लिए या विटनेस की सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए, तो वहाँ पे भी एंटी टेररिज्म कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर दी जाएंगी। उसके बाद सेक्शन 13 पे आते हैं, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटी टेररिज्म कोर्ट का जिक्र है। ऊपर वाले सेक्शन में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का था। सेक्शन 13 में एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र है कि इस कोर्ट को इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, जो कि फेडरल गवर्नमेंट हुक्म दे सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुक्म दे सकती है, और एक इलाके में एक से ज़्यादा एंटी टेररिज्म कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। ठीक है। उसके अलावा ये है कि हाई कोर्ट कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके उनमें से एक जज को फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जज के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर तमाम केसेस फाइल किए जाएंगे एंटी टेररिज्म के हवाले से, और फिर आगे फर्दर साइन किया जाएगा कि कौन सी अदालत इस केस को सुनेगी। इसके अलावा एडिशनल एंटी टेररिज्म कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश की जाएंगी जहाँ पर हाई कोर्ट्स की सिटिंग होगी। ठीक है। उनमें से फिर ये होता है कि वहाँ के एक हाई कोर्ट के जज को फिर उस एडिशनल एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज भी अपॉइंट कर दिया जाएगा, वहाँ के कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करके। ठीक है। फिर वो जो जज है एडमिनिस्ट्रेटिव जज के तौर पे काम करेगा, जो कि सुमोटो या पार्टीज़ की एप्लीकेशन पे केस को ट्रांसफ़र कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, रिकॉल कर सकता है, खुद सुन सकता है या किसी और को हैंड ओवर कर सकता है ट्रायल सुनने के लिए। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 14 में ये बताया गया है
पहले क्वालिफिकेशन का जिक्र किया गया कि कौन कौन एंटी टेररिज्म कोड के तौर पे काम कर सकते हैं, जिनमें हाई कोर्ट के जज भी शामिल है, सेशन जज भी हो सकता है, एडिशनल सेशन जज, या फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट है जिसके पास सेक्शन 30 के तहत पावर है, या अगर हाई कोर्ट का प्रैक्टिसिंग लॉयर है तो उसकी 10 साल की स्टैंडिंग होना ज़रूरी है। उसके अलावा फिर ये कि हर जज का प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाएगा और इनका जो ड्यूरेशन है 2.5 साल का है। फर्दर ड्यूरेशन के लिए भी इनको अपॉइंट किया जा सकता है और पीरियड कंप्लीट होने से पहले भी इनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा इसमें सेक्शन 14 के बाद सेक्शन 19 इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बताया गया कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, ये एंटी टेररिज्म कोर्ट कौन कौन से अख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती है। सेक्शन 19 में ये बताया गया है कि जो तमाम ऑफेंसेस हैं जो इस एक्ट के तहत आते हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक टीम कह लें या कमेटी बनाई जाएगी जिसे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कहा जाएगा, और उसमें जो मेंबरान होंगे वो इंस्पेक्टर के रैंक से बिलो रैंक का ऑफिसर ना हो। ठीक है। साथ उसमें किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ऑफिसर शामिल हो सकता है। ठीक है। उसमें यह है कि वो 7 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके एंटी टेररिज्म कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करेंगे 173 ऑफ दी CRPC के तहत, जिसे आप चालान कहते हैं, ये फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं। और इसके अलावा जो कि SHO के पास एक थाने के से मुतलका जो अख्तियारात हैं वो ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ऑथराइज एम्पावर्ड है कि वो तमाम अख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। फिर अगर कोई ऑफिसर विलफुल डिफॉल्ट करता है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से तो उसे विलफुल डिसोबीडियंस कंसिडर किया जाएगा, तो उसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत लाइबल किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये कि अगर ये नोटिस में आता है कि किसी मुल्जिम को रिलीज़ कर दिया गया है पुलिस कस्टडी से या जुडिशल कस्टडी में इसको रिमांड कर दिया गया है, तो स्पेशल कोर्ट सफिशेंट ग्राउंड्स पे उसको पुलिस कस्टडी में भी रिमांड कर सकती है जहां पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है। उसके बाद ये कि डे टू डे प्रोसीडिंग्स होंगी 7 दिन के अंदर, ये मैटर को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अगर 7 दिन में प्रोसीडिंग्स कंक्लूड नहीं हुई हैं तो हाई कोर्ट से अप्रोप्रिएट डायरेक्शन लिए जा सकते हैं एक्सपीडिशियस डिस्पोजल के लिए। उसके बाद सेक्शन 21 पे आते हैं, जिसमें ये प्रोविज़न भी दी गई है कि जो केस से मुतलका जज है, कौंसल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो गवाहान हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए नेसेसरी मेजर्स लिए जाएंगे, जिसमें पहले ये शामिल है कि कैमरा हेल्ड प्रोसीडिंग्स की जाएंगी और पब्लिक के लिए एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी, और ये है कि जो भी मुतलका पार्टीज़ हैं, ये जो भी लोग शामिल हैं उस केस से रिलेटेड, उनके नाम को पब्लिसाइज नहीं किया जाएगा, गवाहान की क्या कहते हैं आइडेंटिटी को छुपाया जाएगा, और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन के लिए आर्म फोर्सेस को भी बुलवाया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 21 कैपिटल ए में इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कॉर्डन्स का जिक्र किया गया है कि खुफिया जगह पर मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा सकती है। इस हवाले से प्लेसेस स्पेसिफाई किए जा सकते हैं जिसमें ऐसी इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करने के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट और पुलिस के रैंक से नीचे का बंदा नहीं होना चाहिए ऐसे कॉर्डन प्लेस के लिए, जहाँ पर सेपरेटली इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाएगी। उसके हवाले से फिर ये है कि कितना एरिया उसके लिए स्पेसिफाई किया जाएगा, उसके लिए डिमार्केशन की अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। ठीक है। जो कि कॉर्डन एरिया में इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो 14 दिन का होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इंटरफेरेंस करता है इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन से, या प्रेजुडिस करने की कोशिश करता है उसे, तो 2 साल की इम्प्रिजमेंट है जो कि 6 माह से कम ना हो विद फाइन। उसके बाद 21D पे हम बेल की प्रोविज़न पे आते हैं कि बेल सुनने का जो इख्तियार है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस तरह के एक्ट्स के हवाले से बेल भी सुन सकती है, रिलीज़ भी कर सकती है। ऐसे ऑफेंसेस जिसमें सज़ा डेथ पेनल्टी की है या जिसमें 3 साल से ज़्यादा एक्सीड, उन्हें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगली बात ये है कि ऐसे ऑफेंसेस जिसके तहत ये सफिशेंट ग्राउंड्स अवेलेबल हैं कि ये गिल्टी है इस ऑफेंस के तहत, ऐसा ऑफेंस जिसमें डेथ पेनल्टी की सज़ा है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सज़ा है या 10 साल से कम की सज़ाएं हैं,
तो उससे बिल्कुल बेल नहीं दी जाएगी जिसके हवाले से ये श्योरिटी है कि ये इस ऑफेंस के हवाले से गिल्टी है। उसके बाद बेल का मैटर डिस्पोज ऑफ करते हुए जो मामलात को कंसिडर किया जाएगा उसमें ये देखा जाएगा कि उस ऑफेंस की नेचर क्या है, सीरियसनेस कितनी इन्वॉल्व है, उसका किरदार कैसा है मुल्ज़म का, उसके जो अबाव-ओ-अजदाद हैं, किन लोगों के साथ उठता बैठता है, ठीक है, कितना अर्सा वो पहले कैद में रहा है, और एविडेंस की कितनी स्ट्रेंथ है, वैल्यू है जो उसके ख़िलाफ़ एविडेंस वसूल हुई है या कलेक्ट हुई है। उसके अलावा बेल के हवाले से कंडीशंस इम्पोज की जा सकती हैं कि ये जो पर्सन है इसकी अपेयरेंस इंश्योर की जाए स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस पे। साथ ये है कि ये लॉफुल होगा कि किसी मिलिट्री पुलिस प्रोटेक्टिव कस्टडी में उस बंदे को दे दिया जाए। बेल की कंडीशंस के हवाले से ये भी किया जा सकता है। स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाएंगे कि ताकि ये बंदा भाग ना जाए, और उसकी सेफ्टी को भी इंश्योर किया जाएगा, दूसरों की सेफ्टी को भी इंश्योर किया जाएगा। उसके बाद हम सेक्शन 21 कैपिटल ई के तहत आते हैं जो कि रिमांड के हवाले से। इसमें यह बताया कि 24 घंटे के अंदर जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो मुल्ज़म को अदालत के सामने पेश किया जाएगा, फिर रिमांड अप्लाई किया जाएगा पुलिस कस्टडी के हवाले से, और वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 24 घंटे के अंदर मुल्ज़म को अदालत के सामने पेश नहीं किया गया तो फिर ये है कि फॉर टेम्परेरी पीरियड, जो कि 24 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मुतलका मैजिस्ट्रेट से कस्टडी जाएंगे ताकि उस मुल्ज़म को अदालत के सामने पेश किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा अगर फर्दर एविडेंस के लिए रिमांड आप अलाउ करवाना चाह रहे हैं तो रिमांड मिल सकता है, सिर्फ फर्दर एविडेंस की अवेलेबिलिटी के लिहाज से टाइम की एक्सटेंशन मिल सकती है, अदरवाइज़ नहीं मिल सकती। जो टोटल पीरियड है कि अगर टाइम की एक्सटेंशन मिल जाती है रिमांड के हवाले से तो वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जो कन्फेशन, अगर कोई मुल्ज़म कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना चाह रहा, मुल्ज़म के हवाले से बात हो रही है, तो उसकी कन्फेशन रिकॉर्ड की जा सकती है जो कि उसके ख़िलाफ़ एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। और वो जो ये है ना कि जो कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले वार्निंग दी जाती है कि आप पाबंद नहीं है कि आप ये कन्फेशन रिकॉर्ड करवाएं, अगर आप करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, तो इस हवाले से भी इसको वार्निंग दी जाएगी सेक्शन 22H के तहत। उसके बाद सेक्शन 24 में एपलेट ट्रिब्यूनल का जिक्र किया गया है। एपलेट ट्रिब्यूनल, हर सूबे में एक से ज़्यादा एपलेट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किए जाएंगे जिसमें एक या दो से ज़्यादा जजेस हाई कोर्ट के होंगे जिन्हें चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा, कंसर्न हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा। उसके बाद सेक्शन 25 में अपील का जिक्र किया गया है जो कि हाई कोर्ट को की जाएगी, और जो जैसे ही फैसला आएगा उसकी कॉपीज़ एक तो ये है कि मुल्ज़म को प्रोवाइड कर दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट को ट्रांसमिट किया जाएगा अगर आप अपील दायर करना चाह रहे हैं, और 7 डेज़ के अंदर आपने अपील दायर करनी है। उसके अलावा ये है कि उस जजमेंट के ख़िलाफ़ अगर आप इक्विटल के ख़िलाफ़ अपील देना चाह रहे हैं या कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपील देना चाह रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल डायरेक्शन मिलने पे अपील दायर कर सकता है जिसकी मुद्दत 15 दिन की है, ठीक है। वो अपील सुनी जाएगी और 7 दिन के अंदर उस अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ये सेक्शन 25 में बताया गया। उसके बाद सेक्शन 27 पे आते हैं जो नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है तो उसकी इम्प्रिजमेंट 2 साल विद या फिर फाइन की सज़ा हो सकती है। उसके अलावा सेक्शन 31 में फाइनलिटी ऑफ जजमेंट का जिक्र किया गया जिसमें यह है कि अपील को मद्देनजर रखते हुए कि अगर आप फैसले के खिलाफ अपील में जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो जो जजमेंट होगी वो फाइनल कंसिडर होगी और किसी भी फॉरम पे आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्शन 37 इम्पॉर्टेंट है जो कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है कि अगर आप अदालत के किसी हुक्म को अब्यूज़ करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसको डिसोबे करने की कोशिश करते हैं, उसे स्कैंडलाइज करते हैं, प्रेजुडिस करते हैं मामले को, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कंसिडर किया जाए, ये तमाम चीज़ें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती हैं। अच्छा जी, इसकी जो पेनल्टी है वो 6 माह विद फाइन है, ठीक है।